मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू अपना टेक ग्रुप और मैं हूं सुशील कुमार। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं डिले के लिए क्षमा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम वीडियो नहीं बना पाए ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। मैं काफ़ी बीमार था, कुछ इश्यूज थे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज एनस्टेट के अप्रैल 2017 के क्वेश्चन पेपर पे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनस्टेट का पार्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमारे जनरल अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज हम इसमें पार्ट 2 करेंगे। एनस्टेट 2017 अप्रैल का जो क्वेश्चन पेपर आया था, इसमें पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होता है कोर एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट से न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें बेसिक मैनेजमेंट और अकाउंट प्लस फूड सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो 25 जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, वो होंगे आपके फूड एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट से, और जो 25 क्वेश्चन होते हैं बेसिक मैनेजमेंट एंड होटल अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइस ऑफ ब्रेड विद 1 ग्राम ऑफ फैट, 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन हाउ मच कैलोरी। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो आंसर सिंपली मैं बता दूं तो बी पार्ट है 57। लेकिन स्टूडेंट, बी पार्ट 57 आंसर है ये हमें पता है, लेकिन ये कैसे आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आंसर आपका आया है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज क्या होता है, कैलोरीज और केसीएल में क्या डिफरेंस होता है। तो ये स्मॉल कैलोरी सीएल जो होती है, स्मॉल कैलोरी होती है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। यानी जो सीएल जो प्रदर्शित करता है उसका मतलब कैलोरी का ये होता है, 1 ग्राम वाटर जो है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वृद्धि करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको 1 कैलोरी यानी सीएल बोलते हैं। तो सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो 1 कैलोरी जो है 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें लार्ज कैलोरी, उसको हम केसीएल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, अगर केसीएल की मैं बात करूं तो केसीएल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर हम 1 किलो वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको इंक्रीज करने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी 1 केसीएल कहलाती है। तो स्टूडेंट, अगर हम 1 केसीएल की बात करें तो 1 केसीएल इक्वल टू 1000 सीएल। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट कई बार बन सकता है आपके लिए, तो इसको याद रखें स्टूडेंट। यहाँ पे 1 KCl इक्वल टू 1000 CAl। स्टूडेंट, हम अगर बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 4 KCl। इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंट 4 KCl और 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेंट 9 KCl। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 ग्राम ऑफ फैट, तो 1 ग्राम जो फैट है वो कितनी कैलोरी केसीएल कंटेन करता है, 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन 9 KCl। तो यहाँ पे 9 प्लस 10 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कंटेंट करता है 4 कैलोरीज। सो 10 ग्राम करेगा 4 इंटू 10 यानी 40 कैलोरीज प्लस 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 KCl होती है, तो यानी कि 8। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें 9 प्लस 40 प्लस 8, तो अगर हम इसको टोटल करते हैं तो इसका आंसर हमारा आ जाता है 57। तो स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। फिर से हम एक बार बता देते हैं आपको।
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 9 KCl, 1 ग्राम ऑफ फैट जो है 9 KCl होती है उसके अंदर, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 KCl होती है, और 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन के अंदर भी 4 KCl होती है। तो कुल मिला के यहाँ पे 57 हमारा आंसर हो जाता है। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर पैथागन्स टू फ्लोरिश? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम पैथागन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है रोगाणु, फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना, पैथागन्स का मतलब होता है हिंदी में रोगाणु, और फ्लोरिश का मतलब होता है पनपना। तो अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो रोगाणु के पनपने के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या होता है? तो अगर हम फ्रेंड्स की बात करें तो 37 डिग्री जो टेम्परेचर है वो एक आइडियल टेम्परेचर है जहां से रोगाणु पनपना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं, ये टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो ये डेंजर जोन हो जाता है, यानी 55 डिग्री या 90 डिग्री आर द डेंजर जोन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज मैग्राइन डिफरेंट फ्रॉम बटर? मार्गरीन बटर से कैसे डिफरेंट है? मार्गरीन का मतलब होता है मेरे स्टूडेंट डुप्लीकेट बटर, यानी ये बटर की तरह तो होता है लेकिन ये ओरिजिनल बटर नहीं होता है। मार्गरीन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं होता है, ये वेजिटेबल या पेड़ वगैरह के जो पत्ते होते हैं उनके ऑयल से तैयार किया हुआ एक बटर ही होता है, बट ये ओरिजिनल बटर डेयरी बटर नहीं होता है। जो बटर हम यूज करते हैं दैट इज द डेयरी प्रोडक्ट, लेकिन जो मार्गरीन होता है वो ऑयल से, यानी पत्तों के ऑयल से, प्लांट के ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 करेक्ट होने वाला है। मार्गरीन पोटेंशियली हैज ए हायर अनसैचुरेटेड फैट कंटेंट। मार्गरीन में जो है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त फैट कंटेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करें तो बटर इज द डेयरी प्रोडक्ट। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मार्गरीन और बटर से रिलेटेड के मार्गरीन इज द डेयरी प्रोडक्ट, यस और नो। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो बटर प्रोडक्ट नहीं है, मार्गरीन इज ए बट काइंड ऑफ बटर, बट इट्स नॉट ए बटर, इट्स प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो गया, प्लांट्स का ऑयल हो गया, उस तरह की चीजों से बनाया जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक डुप्लीकेट बटर है। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द एबिलिटी ऑफ ए फूड टू कॉज ए शार्प राइज इन ब्लड ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि जो फूड का कौन सा कारण है जिसके कारण हमारा जो ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो राइज हो जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ग्लाइसेमिक इफेक्ट। ग्लाइसेमिक इफेक्ट के कारण ही जो ब्लड है वो शर्करा यानी ग्लूकोज से यानी शर्करा ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है। अगर स्टूडेंट में यहाँ इसकी बात करें ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक का मतलब है इट इज ए काइंड ऑफ रैंक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। ग्लाइसेमिक मतलब जो कार्बो फूड के अंदर जितनी भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है उसको ग्लाइसेमिक बोलते हैं। सो इट इज ए रैंक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन फूड। फूड में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल शार्प होगा। तो स्टूडेंट हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द एवरेज परसेंटेज ऑफ आयरन ऑब्जर्व्ड इज हायर फॉर बीफ देन द स्पिंच। स्पिंच का मतलब यहाँ पे होता है पालक, विच इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है चित्रण, यानी कि किसका उदाहरण है। इलस्ट्रेशन चित्रण या उदाहरण। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बायो अवेलेबिलिटी। बायो मतलब जैविक उपलब्धता, जैव उपलब्धता। बायो का मतलब यहाँ पे होता है जैव, जैव उपलब्धता। तो जैव उपलब्धता के कारण ही मीट यानी बीफ में जो है आयरन की मात्रा पालक से यानी हरी सब्जी से ज्यादा होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें व्हाट इज ए क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो स्टूडेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है HACCP के अंडर आता है, यानी कि जो
फूड को कंट्रोल करना, यानी फूड को स्वस्थ रखने के लिए जो होता है एक पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट उसको बोलते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आंसर नंबर डी करेक्ट होने वाला है। द पॉइंट इज ए प्रोसेस वेयर हजार्ड, हजार्ड का मतलब यहाँ पे खतरा होता है, मस्ट बी प्रिवेंटेड यानी खतरा कम कर दिया जाए, या एलिमिनेटेड खत्म ही कर दिया जाए, या रेड्यूस कर दिया जाए। तो सीसीपी वो पॉइंट होता है जहाँ पे खतरे को बिल्कुल कम कर दिया जाए, यानी कि जो फूड है उसको जो खराब होने की संभावना है उसको कम कर दिया जाए बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज HACCP स्टैंड फॉर, यानी HACCP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है सी होगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड, यानी कि जो बायोलॉजिकल खतरा है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? बायोलॉजिकल यानी जैविक, जैविक खतरे का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसकी बात करें, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है यानी जो भी हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फूड के कारण होते हैं, जैसे कि देर आर मैनी केस लाइक जिसके कारण हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसा मतलब थ्रोट हो गया, आई इरिटेशन हो गया, कफ हो गया, स्किन इरिटेशन हो गया, एक्सेट्रा। सो दीज आर द बायोलॉजिकल हैजार्ड। तो मोल्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, प्रोलीन यहाँ पे एमिनो एसिड नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इनसाइड एनी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे होता है जीव। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम हिंदी में जीव बोलते हैं। तो यानी किसी भी जीव के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी यानी मेटाबॉलिज्म यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको अगर हिंदी में बोले तो उपापचय बोला जाता है, लेकिन दोस्तों मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कोई भी ह्यूमन हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो, जो फूड कंज्यूम करता है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम का जो प्रोसेस होता है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जैसे हम फूड को ग्रहण करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। सो फर्दर जब फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको सर्कुलेट होने में हेल्प करता है, उस एनर्जी के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है। तो मेटाबॉलिज्म यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन रॉ और अनकुक्ड मीट, एग, सी फूड और अनपेस्चुराइज्ड मिल्क इज, यानी कि जो बैक्टीरिया है अनकुक्ड फूड में, एग में, या अनपेस्चुराइड यानी क्रीम में, अनपेस्चुराइड मिल्क मतलब क्रीम में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो वो बैक्टीरिया है ई कोली। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, वाटर एक्टिविटी कैन एक्ट एज, यानी जो वाटर है वो उसकी जो एक्टिविटी है वो किस किस तरह से एक्ट कर सकती है? तो ऑप्शन ए की अगर हम बात करें, एन इंट्रिस फैक्टर डिटरमाइनिंग द लाइक्हुड ऑफ माइक्रोबायल प्रोलिफरेशन। तो जी हाँ करेक्ट है ये भी बात। जो हमारा वाटर है वो एक आंतरिक कारक है जो माइक्रोबायल प्रसार की संभावना का निर्धारण करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बी की अगर बात करें, ए प्रोसेसिंग फैक्टर, जी हाँ करेक्ट, वाटर एक प्रोसेसिंग फैक्टर का भी काम करता है। सी ऑप्शन, एन एक्सटर्नाइजिंग फैक्टर, यानी एक अंतरीय बाहरी बाहरी फैक्टर का भी काम करता है वाटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ एबव करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द मेन रीजन फॉर ब्लेंचिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल इज, ब्लेंचिंग का मतलब यहाँ पे है जो फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं उसको एक वाटर में बॉईल करके करना ही ब्लेंचिंग होता है, यानी एक वाटर में बॉईल करके उसको स्केलेटन करना ही
ब्लीचिंग कहलाता है। तो उसको हम वाटर को, कच्चे फल और सब्जी को पानी में उबालने का जो हमारा मकसद होता है वो होता है बी, टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स, यानी हम एंजाइम को खत्म करने के लिए फूड और सब्जियां जो होती हैं, कच्ची सब्जियां, उनको पानी में उबालते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सवाल हो जाता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। So metabolism is a process that produces chemical changes in organic substance through the action of enzymes. तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डिग्रेडेशन यानी पतन, एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, the idea that the first product on the shelf should be the first product used, यानी जो पहला प्रोडक्ट यानी जो पहला प्रोडक्ट हमारे पास रखा हुआ है वो पहले यूज होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसको हम कहें तो दूसरे टर्म में इसको फीफा बोला जाता है, FIFA। ये दो टर्म होती हैं, फीफा एंड लीफा, LI, एक फीफा होता है एक लीफा। फीफा यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो फूड आइटम या जो भी प्रोडक्ट हमने पहले लिया है उसको पहले यूज करें, और दूसरा होता है लीफा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हमने बाद में लिया है और उसको पहले आउट करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कोल्ड स्टरलाइजेशन रेफर टू प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय। तो स्टूडेंट कोल्ड स्टरलाइजेशन का मतलब होता है टू कीप द फूड हेल्दी ड्यूरिंग शिपमेंट और स्टोरेज, यानी जो फूड आइटम होते हैं उसको हेल्दी रखना ही कोल्ड स्टरलाइजेशन होता है, चाहे वो शिपिंग के दौरान हो, चाहे वो स्टोरेज हो हमारी फूड आइटम्स की, कहीं पे भी कच्ची सब्जियां हो, चाहे वो पका हुआ खाना हो, उसको स्टोर करना भी कोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है। या हम कई बार मान लिया, अगर हम बात करें जैसे कि एप्पल है, कश्मीर से आता है नीचे कन्याकुमारी तक जाता है, तो शिपमेंट के दौरान भी हम उसको कैसे हेल्दी रखें, तो वो जो प्रोसेस होता है वो कोल्ड स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कोल्ड स्टरलाइजेशन रेफर टू द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेडिएशन। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 17, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग पाइथागन दैट कैन ग्रो इन लो एसिड कैनट फूड इज, यानी कि जो लो एसिड कैनट फूड होता है उसमें जो बीजाणु हैं, रोगाणु हैं, वो फॉर्म हो सकते हैं, तो वो कौन से रोगाणु हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। रेजिस्टेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रतिरोधी। एनारोबिक स्पोर का मतलब यहाँ पे होता है बीजाणु, स्पोर मतलब बीजाणु। फॉर्मिंग पाइथागन, यानी जो बीजाणु है वो पाइथागन यानी रोगजनक, पाइथागन मतलब रोगाणु, जिसके कारण रोग पैदा होते हैं। तो यानी जो लो एसिड फूड है उसमें जो रोगाणु बीजाणु जो है वो रोगाणु पैदा करते हैं, वो किस कारण करते हैं, तो वो होता है क्लोरोस्ट्रीडियम बोटालिनम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following bacteria is used as fecal contamination indicator in food। इसकी अगर बात करें, फैकल का मतलब होता है मल, फीकल का मतलब होता है मल यहाँ पे, कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है सदूषण। फीकल का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे होता है मल। स्टूडेंट
कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है सदूषण, सदूषण। तो स्टूडेंट, विच बैक्टीरिया इज यूज एज फीकल कॉन्टेमिनेशन इंडिकेटर इन फूड, यानी फूड में कौन सा बैक्टीरिया है जो फीकल कंटेमिनेशन का काम करता है, के लिए यूज किया जाता है? तो वो है ऑप्शन ए, ई कोली। स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, द एज मार्क स्टैंडर्ड इज सेट बाई, एज मार्क स्टैंडर्ड इज सेट बाई, यानी एज मार्क जो स्टैंडर्ड है किसके द्वारा सेट किया गया है? एज मार्क क्या होता है फ्रेंड्स? तो स्टूडेंट, एज मार्क इज ए क्लासिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो जो एज मार्क है दैट इज ए क्लासिफिकेशन मार्क एम्प्लॉयड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये जो मार्क है सेट किया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर बी 20, विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हीटिंग, यानी जब हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है? तो स्टूडेंट, काफी प्यारा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी आर, यानी कि विटामिन बी जो है सबसे ज्यादा किस चीज में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे स्टूडेंट करेक्ट होगा, लाइवर। लाइवर का मतलब मीट से होता है स्टूडेंट, कोई भी मीट हो गया, किसी भी तरह का मीट इज कॉल्ड लाइवर। सो यहाँ पे मीट में जो है सबसे ज्यादा रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन बी होते हैं। इनफैक्ट ग्रीन लीव्स में भी होता है, एग में भी होता है, लेकिन जो होता है ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है विटामिन बी की वो लाइवर यानी मीट फूड में पाई जाती है। स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एज डाइट एक्सेप्ट, यानी मिल्क के लिए सारी चीजें सही है एज ए डाइट एक्सेप्ट, यानी कौन सी चीज को छोड़ के सारी चीजें सही है? सो अगर फर्स्ट की बात करें, इट इज ए लो इन आयरन कंटेंट बट रिच इन कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल कैल्शियम से भरा होता है मिल्क में, कैल्शियम की मात्रा सोडियम की काफी होती है। अगर ऑप्शन बी की बात करें, द मेजर कार्बोहाइड्रेट इज लैक्टोज, करेक्ट फ्रेंड्स, लैक्टोज पाया जाता है। जो मेजर कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर सोर्स लैक्टोज होता है वो पाया जाता है मिल्क में। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो चीफ प्रोटीन आर कैसिनोजस एंड लैक्टलबुमिन, इसका मतलब एक प्रोटीन से ही होता है, लैक्टाबुमिन मीन्स प्रोटीन। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अगर डी की बात करें, इट इज ए रिच विटामिन सी। तो अगर हम बात करें मिल्क में जो है स्टूडेंट विटामिन सी और डी नहीं होता है रिच, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। स्टूडेंट, मिल्क में जो विटामिन होता है B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इट इज रिच इन विटामिन सी एंड डी बट पोर इन विटामिन ए एंड रिबोफ्लाविन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा है ऑल आर ट्रू अबाउट मिल्क एक्सेप्ट, तो डी को छोड़ के सारे ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाइटरी फाइबर, यानी कि डाइटरी फाइबर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, अगर ये डाइटरी फाइबर का कंटेंट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। डाइटरी फाइबर में सेलुलोज, प्रोटीन, लाइजनिन सारी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन अगर उसका कंपोनेंट नहीं है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिच इन सोल्ट एंड मीडियम। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है, सोल्ट एंड मीडियम चेन दोनों चीजें दी हुई है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, इसको हम नहीं करेंगे। स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि न्यूट्रिशन एंड फूड का जो सेक्शन 25 क्वेश्चन का होता है, उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। ह्यूमन मोस्ट इजिली टोलरेट ए लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन, यानी जो ह्यूमन है, आदमी है या इंसान है, टोलरेट कर लेते हैं कौन से न्यूट्रिएंट को, यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स को टोलरेट कर लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट, यानी आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो अब क्वेश्चन पेपर सेकंड था उसका फर्स्ट पार्ट यानी न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस ओवर हो चुका है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा हमारा जनरल बेसिक मैनेजमेंट एंड होटल अकाउंट से होंगे अगले जो 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो कि होटल अकाउंटिंग एंड जनरल बेसिक मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन 26, द बैकबोन ऑफ मैनेजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए बैकबोन क्या है। तो इसकी मैं अगर बात करूं तो इंफॉर्मेशन एक बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, कैपिटल, ऑब्वियसली दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट वे में है तो ये बैकबोन है एक तरह से। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है तो आप कितने भी एम्प्लॉय हो, कितना भी मैनेजमेंट अच्छा हो, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है, इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू MIS इज, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू MIS इज नीड डिपेंडेंट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यहाँ पे डैश डिटेल आर गिवन बाय मैनेजमेंट टू मार्केटिंग सर्विस सिस्टम, तो यानी कस्टमर की डिटेल दी जाती है, एम्प्लॉय की या सप्लायर की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, सप्लायर डिटेल आर गिवन बाय मैनेजमेंट टू मार्केटिंग पर्सन, यानी जो मार्केटिंग पर्सन है जो सप्लाई करते हैं मार्केटिंग को, यानी चाहे वो बिजनेस हो, जो लोग भी मार्केटिंग, यानी जहां से होटल को बिजनेस आता है या मैनेजमेंट को बिजनेस आता है, तो उन सप्लायर की डिटेल मैनेजमेंट द्वारा मार्केटिंग पीपल को दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पावर, यानी पावर की एज में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, पावर इज ए नैरो टर्म कंपेयर टू अथॉरिटी। तो अगर हम बात करें पावर इज नॉट ए नैरो टर्म, पावर ऐसी चीज है जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, या पावर कहीं पे भी अगर हम यूज करें तो वो बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पावर एक नैरो टर्म है। नैरो मतलब छोटी, स्मॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये गलत है पावर के अर्थ में, क्योंकि पावर इज नॉट ए नैरो टर्म। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, the conflict resolution approach that corresponds with a high level of assertiveness and a low level of competitiveness is referred as, इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन सी यानी फोर्सिंग, यानी जबरदस्ती। हाई लेवल एंड लो लेवल की अगर यहाँ पे बात है तो ये जबरदस्ती वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी फोर्सिंग। Student question number 31, two-factor theory of motivation provide useful insight into the relationship between individual and situational or hygiene factor. Which of the following is a hygiene factor? यानी कि इनमें से कौन सा हाइजीन फैक्टर है? इंटरपर्सनल रिलेशन है, दैट इज द हाइजीन फैक्टर। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। Which of the following refer to flow of information among process at different level who have no direct reporting relations? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग पर्सन ऑफ डिफरेंट लेवल, यानी डिफरेंट लेवल पे जो पर्सन्स हैं उनको इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है
हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशन, यानी कौन सी कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डायगोनल कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिट ऑफ सेम लेवल ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो होती है बेसिकली ये काम करती है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अगर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में अप प्लस डाउन बोथ हाई लेवल और लो लेवल बोथ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो यानी यहाँ पे जो होता है डायरेक्ट किसी को रिपोर्टिंग नहीं है, यहाँ पे अप लेवल रिपोर्टिंग भी आ जाती है अपवार्ड, और डाउनवार्ड कम्युनिकेशन भी आ जाती है। तो यहाँ पे डायगोनल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्टूडेंट, अपवार्ड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो अपवार्ड कम्युनिकेशन इज समथिंग विच, जो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट ऊपर से नीचे लेवल के स्टाफ को कम्युनिकेट करता है, दैट इज अपवर्ड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो नीचे लेवल पे भी स्टूडेंट जो भी लोग काम कर रहे हैं दैट दे कैन शेयर देयर आइडियाज विद द देयर मैनेजर और देयर सुपीरियर, सो दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन बी डायगोनल कम्युनिकेशन करेक्ट होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मिक्सचर होता है यहाँ पे। और स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ए, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है जो ट्रांसमिशन करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल ऑफ ए डिपार्टमेंट और ऑफ ए डिपार्टमेंट और बिटवीन द पीपल ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन 33 की ओर। विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड मिनिमाइज ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट विच अवॉइड स्टॉक आउट कॉस्ट, यानी विच इन्वेंट्री एंड कंट्रोल मेथड, यानी कि कौन सा इन्वेंट्री और कंट्रोल का मेथड है जो कॉस्ट ऑर्डरिंग की और होल्डिंग की कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, और जहां पे हम अवॉइड कर सकते हैं कि कॉस्ट हमारा जो है स्टॉक सोल्ड आउट भी ना हो, वो भी अवॉइड वहां पे कर सकते हैं। तो इसमें इस मेथड की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर टॉप मैनेजर, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजर जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं सीईओ लेवल के, सो विच ऑफ द स्किल, कौन सी स्किल ज्यादा इंपोर्टेंट है? तो अगर हम बात करें ह्यूमन एंड टेक्निकल, दीज आर द नॉर्मल स्किल, पॉलिटिकल स्किल ये तो होनी जरूरी है। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्किल की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या होती है इसकी अगर मैं बात, conceptual skill are the skill that allow an individual to better understand the complex scenario and develop creative solution, यानी conceptual skill वो स्किल होती है जो एक इंडिविजुअल को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, टू एनालाइज बेटर, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को भी बेटर वे में एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ही कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज, यानी मैट्रिक स्ट्रक्चर की मेजर डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे मैट्रिक स्ट्रक्चर एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? तो अगर इसकी बात करें, मैट्रिक स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहां पे जो स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन का वो दो या दो से ज्यादा वे में डिवाइड होता है। तो मैट्रिक स्ट्रक्चर उसी को बोला जाता है जहां पे द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैट्रिक। तो अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो मेजर डिसएडवांटेज है ये यहाँ पे करेक्ट होगा, इट्स इट्स प्रोपेंसिटी टू
फोस्टर पावर स्ट्रगल। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है, यानी प्रोपेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है इसकी प्रवृत्ति। प्रोपेंसिटी यानी इसकी प्रवृत्ति। टू फोस्टर पावर, फोस्टर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट होता है संघर्ष, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। इट्स प्रोपेंसिटी टू फोस्टर पावर स्ट्रगल, यानी इसकी जो प्रवृत्ति होती है स्ट्रगल पावर को बढ़ावा देने की होती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन strategy and environmental demand and the determining the appropriate organizational structure is called। इसकी बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। सो द प्रोसेस ऑफ असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को पढ़ना समझना, एंड एनवायरमेंटल डिमांड एंड देन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के बेस पे और प्लस एनवायरमेंट यानी जो डिमांड है मार्केट में उसके बेस पे डिटरमाइनिंग दी एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बेस्ड ऑन डिमांड, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के आधार पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है, कौन सा डिजाइन कहा जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, according to which of the following management approach does managerial practice depend on circumstances, यानी कि नीचे दिए गए अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग मैनेजमेंट अप्रोच, नीचे दिए गए मैनेजमेंट अप्रोच के आधार पे कौन सा अप्रोच है वो जो मैनेजर प्रैक्टिस, जहां पे मैनेजरियल प्रैक्टिस जो है वो डिपेंड करती है सरकमटेंस पे, यानी कि जो जैसा सरकमटेंस होगा उसके बेस पे वो डिपेंड करती है। तो इसकी अगर हम बात करें तो कॉन्टीजेंसी अप्रोच यानी आकस्मिक, कॉन्टीजेंसी यानी इमीडिएटली आकस्मिक इमरजेंसी, कॉन्टीजेंसी अप्रोच यानी आकस्मिक दृष्टिकोण। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, विद रिगार्ड टू द टाइम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल, which of the following control monitor activities while they are being carried out, यानी कि टाइम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल, टाइम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल के रिगार्ड में कौन सी वो एक्टिविटी है दैट इज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग टाइम कंट्रोल। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब होता है रनिंग, पैरेलल यानी पैरेलली रनिंग, एक साथ रनिंग एक्टिविटी। कॉनकरेंट स्टूडेंट, इस कॉनकरेंट का मतलब होता है रनिंग कंडीशन, रनिंग रनिंग पैरेलली, रनिंग पैरेलली। कॉनकरेंट मतलब रनिंग पैरेलली यानी एक साथ दो चीजें चलना, दैट इज कॉल्ड कॉनकरेंट। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। व्हाइल स्टडिंग मैनेजमेंट मेनी प्रोफेसर मेक यूज ऑफ केस मेथड ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट आर आस्क्ड टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स। सो विच managerial skill are most likely to develop using teaching this teaching method, यानी कि जब मैनेजमेंट स्टडी की बात होती है तो बहुत से प्रोफेसर जो हैं they use method of teaching in which student are solve various type of business problem। so कौन सी मैनेजरल स्किल है जो likely develop using teaching method, तो वो कौन सी मैनेजरल स्किल है जो टीचिंग मेथड के थ्रू डेवलप होती है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जूलिया असाइंस Asima a project to be completed by end of the month, then hold periodic meeting with her to review her progress। यानी जूलिया जो है एक प्रोजेक्ट असाइन करती है आसिमा को टू कंप्लीट एंड ऑफ द मंथ, यानी
एक महीने के अंदर कंप्लीट करना था, उस करने के लिए वो असाइन करती है प्रोजेक्ट, और वो बीच बीच में पीरियडिकली वो मीटिंग भी करती है और प्रोग्रेस को रिव्यू करती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज जूलिया परफॉर्मिंग, यानी जो जूलिया है उसके ऊपर वो कौन सी मैनेजमेंट फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, कंट्रोलिंग। यहाँ पे वो कंट्रोल कर रही है, सी इज लुकिंग आफ्टर की जो प्रोजेक्ट हमने 1 मंथ में जूलिया ने दिया था कंप्लीट होने के लिए, उसकी क्या प्रोग्रेस है वो देख रही है और उस पर वो कंट्रोल कर रही है। तो यानी कि वो उसको एनालाइज कर रही है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग मैनेजमेंट फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टूडेंट 40, क्वेश्चन नंबर 40, स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर एलोकेट ए चंक ऑफ देयर वर्क टू subordinate along with sufficient authority to accomplish the work, यानी चंक का स्टूडेंट यहाँ पे चंक जो होता है, चंक का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विच मैनेजर, यानी कि वो कौन सा प्रोसेस है जहां पे मैनेजर जो होते हैं एक काम के टुकड़े को सबऑर्डिनेट कर देते हैं विद सफिशिएंट अथॉरिटी टू अकम्प्लिश द वर्क, यानी वो कौन सा प्रोसेस है जहां पे मैनेजर एक वर्क पीस ऑफ वर्क होता है उसको अलोकेट कर देते हैं सबऑर्डिनेट्स को, यानी जो नीचे लेवल पे लोग हैं उनको असाइन कर देते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, डेलीगेशन, यानी वो डेलीगेशंस को डिवाइड कर देते हैं, यानी एक जो डेलीगेशन होता है यानी एक झुंड जो होता है उस, यानी एक जो टीम होती है डेलीगेशन, उस टीम को वो पीस पीस, यानी सम वर्क गिवन टू सम पर्सन, सम वर्क गिवन टू सम पर्सन, सो यानी एक डेलीगेशन का वो काम होता है, यानी एक डेलीगेशन को वो असाइन करते हैं। तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ए डेलीगेशन काइंड ऑफ वर्क। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। In the communication process, what is the term associated with the selection of appropriate symbol such as word, number और digit by the sender? यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एसोसिएटेड टर्म है जो सिलेक्ट करती है सिंबल को, वर्ड को, नंबर को, डिजिट को, तो वो क्या प्रोसेस होता है, यानी हमें कम्युनिकेशन में नंबर, सिंबल या चीजें सिलेक्ट करनी है, यानी सिलेक्शन की यहाँ पे बात आ रही है। तो वो प्रोसेस क्या, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, एनकोडिंग, यानी हम उसको एनकोड करेंगे, यानी वहां पे मिक्सचर है, सिंबल भी है, वर्ड भी है, नंबर भी है, डिजिट भी है, तो वी हैव टू एनकोड। सो यहाँ पे एनकोडिंग प्रोसेस है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन मैनेजर हैव सब्सटेंशियल बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस। तो इसमें सब्सटेंशियल का यहाँ पे मतलब होता है पर्याप्त, बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट, यानी जो उसको जो नीचे टीम दी गई है दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट, यानी व्हेन मैनेजर हैव सफिशिएंट पर्याप्त बट नॉट कंप्लीट कॉन्फिडेंस, मैनेजर के पास पर्याप्त मैन पावर है बट नॉट द कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर सबऑर्डिनेट एंड सोलिसिट। सोलिसिट का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब होता है मांगना, मांगना एडवाइस फ्रॉम सबऑर्डिनेट व्हाइल रिटेनिंग द राइट डिसीजन टू मेक द फाइनल डिसीजन, यानी कि जब मैनेजर के पास सफिशिएंट पावर है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सबऑर्डिनेट से जो एडवाइस मांगता है टू टेक द फाइनल डिसीजन, तो वो जो है अकॉर्डिंग टू लीकार्ट्स फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब इट एज, यानी लीकार्ट का जो फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है वो इस चीज को किस वे में या कौन से स्टाइल में डिस्क्राइब करता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट है, कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल, यानी मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट से एडवाइस मांग के कंसल्ट करके डिसीजन लेना कंसल्टेटिव लीडरशिप हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन सी स्टूडेंट कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो ली कार्ट का फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट
रूल है वो इस तरह से है। एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, नंबर एक, यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी हायर मैनेजमेंट के पास होती है और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो मैनेजमेंट में सर्कुलेट कर देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कत ये होती है, सपोज मैनेजमेंट में कुछ भी वाक्य दिया है नीचे सबॉर्डिनेट को, अगर गलती सबॉर्डिनेट करता है तो यहाँ पे जो पूरी अथॉरिटी होती है वो मैनेजर की होती है, और गलती के लिए जो नीचे सबॉर्डिनेट है उनको पनिशमेंट किया जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है बेनिवोलेंट, यानी दिस वन बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव की अगर हम बात करें तो इसका बेनिवोलेंट का मतलब ही होता है परोपकारी, और एक्सप्लोटेटिव का मतलब होता है शोषणकारी। यानी जैसा कि शब्द ही बता रहा है शोषणकारी, यानी शोषणकारी मतलब मैनेजमेंट ऊपर से आपको एक काम असाइन कर देगा, अगर आप वहां पे उस काम में गलती करते हो तो आपको जो पनिशमेंट है आपको ही भुगतना पड़ेगा, यानी आपको पनिशमेंट मिलेगा। और जो बेनिवोलेंट है यानी परोपकारी है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें जो होता है, जो मैनेजर है पावर मैनेजर के पास तो होती ही है, लेकिन वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा छूट होती है। मतलब अगर कोई काम में प्रॉब्लम भी आ जाती है, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ गलत भी हो गया है, तो वहां पे आपको थोड़ी ढील मिल जाती है और आपको सपोर्ट किया जाता है, तो दैट इज बेनिवोलेंट। स्टूडेंट अगला जो इसका सिद्धांत है वो है कंसल्टेटिव, दैट इज C1 कंसल्टेटिव। तो कंसल्टेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो है नीचे जो सबॉर्डिनेट है उनकी राय ली जाती है, उनसे कंसल्ट किया जाता है और टू टेक द डिसीजन। तो यहाँ पे अथॉरिटी जो नीचे जूनियर लोग होते हैं उनके पास भी यहाँ पे मिल जाती है, तो यहाँ पे जो छूट ज्यादा मिलती है। तो अगला जो है लास्ट पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव का ये होता है, उसमें मैनेजर लेवल के लोग और सबॉर्डिनेट सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पे जो आइडियाज होते हैं सारों के मिक्सचर आइडियाज होते हैं। सो ये चार ली कार्ड के सिस्टम है, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे याद नहीं रखना है, सीधा सा सिस्टम। मैं अगर आप एक लाइन वन लाइन में बताऊं तो ल्यू कार्ड के चार सिद्धांत होते हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोटेटिव अथॉरिटेटिव, यानी यहाँ पे अथॉरिटी होल अथॉरिटी मैनेजर यानी हायर लेवल के पास होती है, अगर कोई भी गलती अप डाउन लेवल का स्टाफ करता है तो सारी जो है जो भी उनको पनिशमेंट है वो उनको भुगतनी होती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर होता है बेनोवोलेंट, बेनोवोलेंट का मतलब परोपकार से होता है, यानी यहाँ पे मैनेजर आपको कुछ रियायत दे देते हैं, कुछ यहाँ पे छूट मिल जाती है, यानी मैनेजमेंट आपको पनिशमेंट नहीं करते हैं, आपको कुछ वहां पे रियायत मिल जाती है। थर्ड होता है कंसल्टेटिव, कंसल्टेटिव में क्या होता है जो मैनेजर्स है वो जूनियर यानी सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट करके एक डिसीजन लेते हैं। और फोर्थ वन होता है एंड लास्ट वन इज पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होता है, यानी कि वहां पे जूनियर प्लस मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं दे ऑल टुगेदर वर्क एंड डिस्क्राइब द वर्क, यानी वहां पे सभी जूनियर से लेके मैनेजर सभी लोगों की एक जो डिसीजन की पावर होती है वहां पे सेम होती है, और वो अपने अपने डिसीजन वहां पे अपने जो भी राय है उनकी वहां पे वो शेयर करते हैं, और देन एक फाइनल डिसीजन वहां से होकर आता है। तो स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुप जॉब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुप है जॉब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी चीजों के कारण। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, टास्क दे परफॉर्म, यानी जो वे टास्क परफॉर्म करते हैं उसी के बेस पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुप जो है जो प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट मोटिवेट डेलीगेट ए मैनेजर मस्ट हैव, यानी इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट मोटिवेट डेलीगेट, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए मोटिवेट रखने के लिए स्टाफ को डेलीगेट करने के लिए मैनेजर में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें एक पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल यहाँ पे जरूरी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। इंटरपर्सनल स्किल यानी आपकी कैपेबिलिटी टू कम्युनिकेट इन ग्रुप, आप कितने अच्छे तरीके से ग्रुप में कम्युनिकेट कर सकते हैं, टू मोटिवेट द ग्रुप पीपल। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, ब्रेक इवन इन सेल। सो ये एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका आंसर ए करेक्ट है, फूड फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाई सी बाई पी। सो सी बाई पी का यहाँ पे मतलब है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सी मीन्स कंट्रीब्यूशनल मार्जिन, डिवाइडेड बाई पी, पी मीन्स प्रॉफिट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट चलते क्वेश्चन नंबर 27, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का मार्जिन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, करंट आउटपुट माइनस ब्रेक इवन आउटपुट। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, इन बैलेंस शीट ऑफ इक्वेशन। स्टूडेंट इन बैलेंस शीट इक्वेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज। तो इसकी बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का अगर हम बात करें तो प्राइस माइनस वेरिएबल को कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहा जाता है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, रेप पार इज। क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 50, रेप पार इज। रेप पार क्या होता है? तो इसकी हम बात करें तो रेप पार जो होता है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम होता है स्टूडेंट, और रेप पार का मतलब रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, और इसका एक फॉर्मूला होता है, रेप पार इज इक्वल टू रूम रेवेन्यू बाई डिवाइडेड बाई रूम अवेलेबल, यानी कि जो रेवेन्यू हमें अर्न हुआ है टोटल और जो रूम अवेलेबल है डिवाइडेड बाय रूम अवेलेबल इज कॉल्ड रेप पार। तो स्टूडेंट ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है यानी एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिए, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इज कॉल्ड रेप पार। और यहाँ पे ARR होता है, ARR डिफरेंट है, ARR इज एवरेज रूम रेट, और ADR की अगर हम बात करें तो एवरेज डेली रेट को ADR बोलते हैं, और ARR एवरेज रूम रेवेन्यू। तो एवरेज रूम रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम सोल्ड, और रेप पार का होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम अवेलेबल। तो स्टूडेंट हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी तरह से वीडियो हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में, या होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके साथ शेयर जरूर करें। स्टूडेंट मैं प्रोफेसर नहीं हूं हालांकि, बट मेरी कोशिश ये है कि होटल मैनेजमेंट से जो रिलेटेड जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मेरे साइड से मिल जाए, क्योंकि जैसा कि मैं रिसर्च कर रहा था तो कोई भी लोग ऐसे नहीं मिले मुझे जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, या स्पेशली NSTET की मैं बात करूं, NSTET से रिलेटेड कोई भी यूट्यूबर या कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं है जो फ्री में आपको लाइव वीडियो दे रहा है या कोर्स कोई भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट हमने एक ये हमारा प्रयास है, हम कोशिश करेंगे आपको बेटर वे में हम लाइव क्लासेस देते रहे। और स्टूडेंट NSTET का जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो 27 जून है। हमारी कोशिश ये है कि 27 जून से पहले हम सारे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एटलीस्ट उनको हम आपको लाइव वीडियो के माध्यम से उनकी PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा दें ताकि आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएं। और दोस्तों स्टूडेंट आप यहाँ से पढ़ने के बाद हम आपको जो PDF प्रोवाइड करते हैं उसको आप घर पे बैठ के उसको याद कीजिएगा, उसको देखिएगा ताकि आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर पाए। तो स्टूडेंट अगर आप इन सारे क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। आपको साथ ही साथ में जो हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं उसी के साथ में आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन है वो आपको डेली न्यूज़पेपर से या डेली अगर आप नॉर्मल न्यूज भी देखते हैं तो उसके थ्रू भी आप 7 to 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो स्टूडेंट हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट, जल्दी हम अगली वीडियो अगला पेपर लेकर भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा NSTET का, दैट वुड बी जो होगा हमारा पेपर 3rd होगा। तो हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे स्टूडेंट, तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना टेक ग्लू। थैंक्स स्टूडेंट।